मेरा करीबन 1 करोड़ से ऊपर पैसा है। अपना अपना खुद का। और मेरे द्वारा जो कराया हुआ पैसा है वो 100 करोड़ रुपए के आसपास। 100 करोड़ फ्रेंचाइजी का। 100 करोड़ जी सर। मेरे घर में आए दिन लोग आते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। मेरे बच्चों को सुनना पड़ता है, मेरी बच्चियों को, मेरी पत्नी को सुनना पड़ता है। मेरी माँ गुजर गई, इलाज नहीं करा पाया। आज मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं इलाज नहीं करा पाया। मेरा एक संयुक्त परिवार था, हम 4 भाई थे, हमारे 2 बड़े भाई हैं, सबसे बड़ी भाभी है, उनकी दोनों किडनी लॉस हो गई। लाखों रुपया का कर्ज हमारे ऊपर हो गया, बच्चों को एजुकेशन नहीं करा पाए। सबसे बड़ा मलाल। आज घर नहीं है, मकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है, आज हम रोड पे खड़े हुए हैं एक भिखारी की तरह। ऐसे ही मेरे साथी, मेरे जो फ्रेंचाइजी मैनेजर थे, वो लोग भी मेरी लाइन में। कुछ लोग डर के पलायन कर गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। मेरे ही साथ के 2-3-4 एजेंटों ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग बीमारी से जो है इलाज नहीं करा पाए, उसके कारण जो है वो डेथ हो गए। देश की सरकार क्या कर रही है कि केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए सहारा की तमाम प्रॉपर्टियां बेच रही हैं, सरकार के लोग खरीद रहे हैं। कोई कोई एजेंट खरीद रहा है? किसी एजेंट को कोई एक उसमें से एक छटाक जो जमीन मिली है क्या? 1 रुपया मिला है क्या? नहीं मिला। कोर्ट भी एक न्याय का मंदिर है और आज नहीं तो कल हमको न्याय मिलेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सहारा के उन 13 करोड़ निवेशकों की जो अपने एक एक रुपए की लड़ाई सड़क से लेके संसद होते हुए कोर्ट तक लड़ रहे हैं। उनके एक एक पैसे की जो आज जो स्थिति बनी है उसमें सहारा कंपनी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सवाल उन फ्रेंचाइजियों पर भी उठ रहे हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए गरीब लोगों के इकट्ठा किए और उनको सपना दिखाया कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप अपना काम इस पे कर सकते हैं। आज सहारा के जाने के बाद और सहारा जो बेसहारा हो गई, उसके चलते जो फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी खोला था वो भी निशाने पर आ गए और लोग उनको भी कई तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और यहाँ तक ये कहें कि वो भी निशाने पर हैं और वो भी शिकार हो गए हैं इस ये जो झोल है उसका। तो आज हमारे साथ उसी सहारा के फ्रेंचाइजी मैनेजर विष्णु कुमार झा जी हैं जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं। इनसे जानेंगे कि उन फ्रेंचाइजी मैनेजरों का आज का दर्द क्या है, आखिर क्या हुआ जिसके वजह से सहारा आज इतने 13 करोड़ लोगों को बेसहारा कर दिया और इन फ्रेंचाइजी मैनेजर जो आज हैं ये खुद भी बेसहारा हो गए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवजागरण चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है 13 करोड़ लोगों की, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपने सहयोग किया, मैं इसके लिए आभारी हूँ। 13 करोड़ लोगों की ओर से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपने सहारा में अपना कीमती समय, जैसा कि आपने बताया बातचीत में, लगभग 25 से 30 साल दिया और वो जो गोल्डन पीरियड था वो एक उम्मीद थी कि हाँ इससे हमारा भविष्य तो बनेगा, लेकिन उन लोगों का भी बनेगा जिनका पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको रिटर्न देंगे। लेकिन क्या कारण, आपके वजह से क्या वो कारण रहा जिसकी वजह से सहारा इस मोड़ पे आ गया? हम लोग ये तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। हम लोगों को जो सपने दिखाए गए और जो हमने सपने देखे और वही सपने हमने अपने कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं को दिखाए। दौर चला 2014 तक। 2012 में जो कंप्लेंट हुई कंपनी की, हम लोग नहीं समझ पाए। 2014, 15, 16 में आकर के हमने अपनी फ्रेंचाइजी से करोड़ों रुपए फंड दिया। हम इस उम्मीद में रहे कि कई ब्रांचों में जैसे क्राइसिस रहता था तो हम लोग, जब हमारे यहाँ जनरेट हो रहा था तो पैसा हम दे रहे थे। वहीं जो है, जब हम लोगों को रिटर्न मिलना बंद हो गया और स्कीम बार बार कन्वर्ट करने वाली योजनाओं में हम लोगों को उलझा के रखा, हम लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाए। हमने भी सोचा कि चलो 2 पैसे की हमारी इनकम होगी, हमारे इन्वेस्टर को 2 पैसा मिल जाएगा, हमारे जो कार्यकर्ता है उसको कमीशन मिल जाएगा और एक हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, हम कुछ पैसा कमाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। मगर ये सब उल्टा हो गया।
हम लोग जो सोच रहे थे उसका बिल्कुल जो है इतना उल्टा हो गया कि आज जो है हम जैसे फ्रेंचाइजी मैनेजर घर से बेघर हो गए, तबाह हो गए। आज घर नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे जो है एजुकेशन के लिए जा रहे थे, हायर एजुकेशन पे जाके वो जो है खड़े रह गए और मैं उनको जो है अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाया। तो मैं यही जानता हूँ कि जब मेरी इतनी बड़ी पीड़ा है तो मेरे जो कार्यकर्ता है उनकी भी यही पीड़ा होगी। जिन लोगों ने गलत किया फ्रेंचाइजी वालों ने वो आज सामने नहीं आते हैं। जिन लोगों ने पूर्ण ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, सहारा के लिए समर्पित, मैं आज भी सहारा के लिए समर्पित हूँ। आज भी लोगों की डिफिशियंसी दूर करा रहा हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। और मेरे घर में आए दिन लोग आते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। मेरे बच्चों को सुनना पड़ता है, मेरी बच्चियों को, मेरी पत्नी को सुनना पड़ता है। मेरी माँ गुजर गई, इलाज नहीं करा पाया। आज मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मैं इलाज नहीं करा पाया। आज मेरा एक संयुक्त परिवार था, हम 4 भाई थे, हमारे 2 बड़े भाई हैं, सबसे बड़ी भाभी है, उनकी दोनों किडनी लॉस हो गई। लाखों रुपया का कर्ज हमारे ऊपर हो गया, मगर हम कहीं से भी हमको ये नहीं लगा कि हमें कोई पीठ पे हाथ रखने वाला भी नहीं था। हम कहीं भी किसी भी माध्यम से किसी को भी अगर हम अवगत कराना चाहते तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है, चाहे वो सेक्टर मैनेजर हो या यहाँ से लेकर हेडक्वार्टर तक। जबकि हम जब काम करते थे तो हेडक्वार्टर के लोग भी हमको कॉल करते थे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसा कोई प्रबंधन नहीं था कि सहारा श्री की मीटिंग में हम कई बार गए लखनऊ में, और वो बड़े बड़े सपने हमने देखे। हम चाहते थे कि जो हम देख रहे हैं हमसे भी ज्यादा हमारे बच्चे करेंगे, मगर हम आज बच्चों को एजुकेशन नहीं करा पाए, सबसे बड़ा मलाल। और हम जो वास्तविकता में जो हमारा जीवन होना चाहिए, 50 के आसपास जा रहे हैं, हो ही गए मान लो। अब मैं कहाँ नौकरी करने जाऊँ? लोग आए दिन गालियां देते हैं, रास्ते में घेर लेते हैं। तो इतनी सारी विडंबनाओं के बीच में कैसा जीवन यापन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद भी मैं जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये लोग जो है बागी हो गए। हम लोग बागी नहीं हुए, हमको बागी बनाया है आपने, सहारा के प्रबंधन ने बागी बनाया। आज भी कोई स्टेटमेंट अगर आप लोग दें तो हमको कुछ समझ में आए, मगर ऐसे लोग आते हैं चैनलों में जो अनर्गल बातें करते हैं, दूसरे संगठनों की बातें करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अरे वो देश की लड़ाई के लिए आगे तो आया, कोई तो आया, मगर आपके हम जो है 20 साल 25 साल हमने आपको दिया, और वो 25 साल देने के बाद भी आज हमारे पास क्या है? जैसे हम रेत मुट्ठी में ले लेते हैं और वो धीरे धीरे खिसक जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन खिसक गया। आज घर नहीं है, मकान नहीं है, सोना चांदी नहीं है, आज हम रोड पे खड़े हुए हैं एक भिखारी की तरह। ऐसे ही मेरे साथी, मेरे जो फ्रेंचाइजी मैनेजर थे, वो लोग भी मेरी लाइन में। कुछ लोग डर के पलायन कर गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, मेरे ही साथ के 2-3-4 एजेंटों ने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग बीमारी से जो है इलाज नहीं करा पाए, उसके कारण जो है वो डेथ हो गए। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी हम जो है अपनी पीड़ा को भूल करके हम उनकी पीड़ा को देखते हैं तो हमें अपनी पीड़ा नहीं दिखती। उनके घरों में आए दिन जो 4,000 5,000 के पेमेंट के लिए गांव देहात में जो लोग एजेंट थे, हमारे जो गरीब छोटे कम पढ़े लिखे लोग, उनकी भैंस छोड़ लेते हैं। अब बताइए 4,000 का पेमेंट नहीं दिया तो हम तुम्हारी भैंस ले जा रहे हैं, हम तुम्हारे खेत में जो है हल नहीं बोने देंगे, आपको जो है रास्ते पे नहीं निकलने देंगे। और देश की सरकार देख ही रहे हो कि देश की सरकार क्या कर रही है कि केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए सहारा की तमाम प्रॉपर्टियां बेच रही हैं, सरकार के लोग खरीद रहे हैं। कोई कोई एजेंट खरीद रहा है? किसी एजेंट को कोई एक उसमें से एक छटाक जो जमीन मिली है क्या? 1 रुपया मिला है क्या? नहीं मिला। मगर वहीं सरकार अपने लाभ के लिए 2 साल पहले 5,000 करोड़ ले आई, बांट दिया, मगर आज फिर जरूरत पड़ी चुनाव के दौरान, अब फिर बांट दिया। मगर एक जमाकर्ता को पैसा मिलना चाहिए, उसकी एक डेट जो गाइडलाइन होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 साल में बांटा, कोई बात नहीं और ले जाइए, कल फिर जाओगे फिर ले आओगे। ऐसे तो हम जो है शायद 150 साल में भी पैसा नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि 5 लाख करोड़ रुपया होता है। क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम है, हमको जो बताया जाता था वही तो हम जानेंगे। जब हम 5,000 करोड़ रुपए का हमारा जो मुख्यालय जो लखनऊ में है, वो कहते थे कि हम 5,000 6,000 दिसंबर जैसे महीने में 8,000 10,000 करोड़ का बिजनेस करते थे।
जब इतना बड़ा बिजनेस करते थे तो क्या इतने बड़ा एम्पायर क्या 10-20 हजार करोड़ में ही रह जाएगा? एक महीने का जो आवक है वो 8 हजार करोड़ रुपया। तो अगर मान लीजिए ऐसे तुमने 40 साल जो है गुजारे हैं, तो उसका एक औसतन 2 हजार करोड़ का भी लगाएंगे तो कितना हो गया? अच्छा, फ्रेंचाइजी मैनेजरों पे और जो सहारा के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन पर एक आरोप ये लगता रहा है, जो निवेशक हैं वही लगाते हैं, कि जब सहारा का डाउनफॉल शुरू हुआ, तो जो फ्रेंचाइजी मैनेजर थे या जो अधिकारी थे, वो धीरे-धीरे अपना पैसा तो निकाल लिए। उनको पता था कि सहारा के साथ ऐसा होने वाला है, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, लेकिन जो न कार्यकर्ता है, वो मारे गए। देखिए, इसमें 2 तरह की बात है कि जो लोग बुद्धिजीवी थे, जिन लोगों का पैसा नहीं लगा था, उन्होंने अपना जो भी पैसा था निकाला। मगर हम जैसे लोगों की संख्या बहुत है, मगर वो दिखती नहीं, क्योंकि वो कहीं न कहीं इतने पीड़ित हैं कि उनका दर्द जो है वो कोई देख नहीं पा रहा। इसलिए वो पलायन कर गए, सामने नहीं आना चाहते, किसी से नज़र नहीं मिला सकते। अगर वो व्यक्ति जो है गमन किया होता तो एक विष्णु कुमार झा यहाँ आपके चैनल पे नहीं आया होता। मैंने कई एक एजेंटों को देखा, मेरे साथ के फ्रेंचाइजी सबलगढ़, भले ही वो मेरे साथ नहीं आते हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर हो गई, उनको घर छोड़ के जाना पड़ा। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि जब उनको घर छोड़ के जाना पड़ा, उनको पब्लिक ने इतना हरेसमेंट किया, वहीं सबलगढ़ के साथ में केलर्स था, उनके पिता पुत्र दोनों जो गायब हैं और उनके ऊपर इतनी एफआईआर है कि पब्लिक की वजह से। मगर वहीं हम जो डटे हुए अपनी पब्लिक के बीच में अपने कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो मैं जानता हूँ। मगर जो कहा जाता है निकालने वाली, वो कुछ संख्या है जो बड़े पायदान पे मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, बड़े अधिकारियों की जो लिंक में थे, उन्होंने ऐसा किया होगा। मगर जो छोटा गरीब और एजेंट है, उसने कोई भी गलत नहीं किया। आज भी निवेशकों से ज्यादा फ्रेंचाइजी मैनेजर और वहां का कार्यकर्ता जो है वो ज्यादा पीड़ित है। उसका पैसा भी गया, उसका मान सम्मान भी गया और उसका जो है सब कुछ चला गया, घर परिवार बिखर गया। और आज मैं बता नहीं सकता कि कैसी कैसी घटनाएं लोग करते हैं। हम लोग थाने में जाते हैं तो लोग, पुलिस वाले कहते हैं कि आप पैसा दीजिए ना। आप बताओ, सर्टिफिकेट कंपनी ने दिया, पैसा एजेंट ने कार्यालय में जमा किया, कार्यालय ने दूसरे खाते में ट्रांसफर किया। वो तो केवल एक मोहरा था, लाने वाला मध्यस्थ था, पर लीड कौन कर रहा है? कंपनी। तो कंपनी को भुगतान करना है। अच्छा, कि आप एज ए फ्रेंचाइजी मैनेजर कितना पैसा आपका होगा लगभग? मेरा करीबन 1 करोड़ से ऊपर पैसा है अपना खुद का। और मेरे द्वारा जो कराया हुआ पैसा है वो 100 करोड़ रुपया के आसपास। 100 करोड़ फ्रेंचाइजी का? 100 करोड़? जी सर, 2 फ्रेंचाइजी है मेरे पास। और मैंने व्यक्तिगत रूप से, जो मैं भी फील्ड में काम करता, मैं भी एजेंट हूँ। फ्रेंचाइजी तो एक मोहरा बना दिया गया कि आप बनिए, आप सीनियर एजेंट हैं, आपको ये दिया जाता है, आप बन जाइए। और हम भी उस प्रलोभन में आ गए कि चलो मैनेजर बन गए, लोग हमसे मैनेजर कहेंगे। हमें क्या मालूम था, आज हमें जो है एक कुत्ता भी गाली दे के चला जाता है। इतना बड़ा हमको जो है ताबीज पहनाया गया है, इतनी बड़ी शील्ड हमको दी गई है कि हम जो है मैनेजर क्या, माँ हटा दीजिए, मर गए, मरने वाला कॉलम बना दिया गया। और इससे बड़ी बात क्या होगी? अभी जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा की, जिस भी संगठन जो संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा, अब इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लोग कहते हैं ये जो एजेंटों का विरोधी है, ये जो है सहारा का विरोधी है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, संगठन न तो संस्था का विरोधी है, सहारा का विरोधी कभी नहीं रहा। हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, हम न्याय के लिए जो है कोर्ट तक गए, रोड पे आए। सहारा के प्रबंधन ने कभी भी सपोर्ट वाली बात नहीं की। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि बैठक की जाए, आप हमको कोई रास्ता बताइए, हम वो बात भी रखें, मगर हमको कहीं रास्ता नहीं मिला। मगर सहारा के लोग, अब उच्च प्रबंधन की मैं नहीं कह सकता क्योंकि बात ही नहीं होती है, जो लोग अनर्गल बातें करते हैं कि संगठन विरोधी है। अब बताइए, संगठन ने किसी का पैसा लिया? संगठन ने किसी को लूटा? अगर संगठन आज खड़ा है तो 10,000 लोग जो मर गए,
उनके बाद जो लोगों को रोक पाए हैं तो वो संगठन ने काम किया, वो संगठन चाहे कोई भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो संयुक्त ऑल इंडिया आंदोलन हो हमारा, या अन्य जो भी जो भी संगठन है, संगठन। इन लोगों ने उन मरे हुए लोगों में जान डाली। आज मैं जो बैठा हूं आपके बीच में, 4 साल पहले मेरी भी मनोदशा यही थी कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मेरे को कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आए दिन घर पे लोगों के ताने मिल रहे थे, लोग आकर के गालियां, हम बच्चों को ले जाएंगे, हम तुमको ऐसा कर देंगे, हम तुमको बांध लेंगे, हम तुमको खेत में जो है हल जो बैल चलता है उसकी जगह आपको लगाएंगे। मैंने कहा भैया आपका पैसा है, आप कर सकते हो, बस पैसा मैंने नहीं खाया है आपका, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। जब मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिला तो अपने आप को बचाने के लिए मैंने संगठन का साथ दिया और संगठन में मैं आया, और संगठन के बाद भी आज की डेट में भी मैं संस्था का विरोधी नहीं रहा। मैं आज भी लोग जो डिफिशियंसी के लिए परेशान हो रहे हैं, मैं आज भी उनको रास्ता दिखाता हूँ, वो डिफिशियंसी दूर कराने का प्रयास करता हूँ, मगर मुझे सपोर्ट फिर भी नहीं है। मैं अगर वो उनका फॉर्म भर के कहीं जमा भी कराना है या भेजना है, एक बार कहीं भेज दिया तो दोबारा नहीं हो पा रहा, एक बार अपडेट हो गया तो दोबारा नहीं हो पा रहा। तो आप बताइए ऐसे में मैं कैसे सहयोग कर पाऊँ। अच्छा, जब संगठन में आप जुड़े हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव हैं, काफी प्रदर्शनों में मैंने देखा है आपको, जो आपके गांव के या आसपास के जो लोग हैं, जो निवेशक हैं आपके खास करके, उनके उनको आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? उनको लगता है कि हाँ हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या जो प्रेशर है वो उसमें कुछ कमी आई, कुछ भी उसके फर्क पड़ा है? जी सर, उसमें 80% फर्क पड़ा है। 80% ऐसे पड़ा है कि जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हमको देखते हैं कि ये संगठन में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही पैसा नहीं मिला, हाँ। मगर हम 4 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कोई भी जो है आंदोलन जा रहा हो वह हम नहीं गए, या हम कोर्ट की लड़ाई के लिए आगे नहीं बढ़े हो। सबको मालूम है उसमें जो है 5-10% लोग ऐसे होते हैं, वो किसी की बात को नहीं मानते, वो ना कोर्ट को मानते हैं न सरकार को मानते हैं, वो तो केवल लाठी और जूता, वो जो उनका जो बिल्कुल जो हथियार है उसी को मानते हैं। वो तो ये कहते हैं हम आपकी गर्दन को काट देंगे, हमें पैसा चाहिए, आपको हम मार डालेंगे नहीं, हम आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे। इसलिए हम उनसे नहीं डरते, डरते इस बात से है कि इनका भी दोष नहीं है, उनका पैसा है, वो मांगेंगे, मगर हम उनसे ये कहते हैं जो हमारे साथ 80% लोग जुड़े या 75% लोग जुड़े, आप भी मेरे साथ आइए, एक बार आप भी तो मेरे जगह बैठ के देखिए, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए ना हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, ना हम आपको कहीं ले जा रहे हैं, हम अपना परिश्रम करके मेहनत मजदूरी मांग जांच के हम संगठन में आकर के आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन में मैं फीस नहीं जमा कर पाया, वो बच्चा मेरा ड्रॉप हो गया। बच्ची मेरी जो 12th कर पाई, हायर एजुकेशन में जाना था, उसको एमपी या यूपीएससी की तैयारी करनी थी, नहीं कर पा रही। अब बताइए कि मैं बच्चों के लिए सोचा, सब कुछ होने के बाद भी आज मैं बच्चों के लिए तो कुछ नहीं कर पाया। आज अगर मैं 5-7 हजार 8 हजार की नौकरी भी करूंगा तो क्या बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे, हम दाल रोटी खा पाएंगे। तो अब क्या मैसेज देंगे आप उन लोगों के लिए जो आपके निवेशक हैं या जो आपके पास पैसा जमा किए हैं, उनके लिए क्या उम्मीद है और आपको क्या उम्मीद है इस संगठन से और इस कोर्ट से? क्या लग रहा है कि ये पैसा वापस हो पाएगा या ऐसे ही चले जाएंगे हम? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मंदिर है भगवान का, जहाँ हम चौखट पर जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उसी का दर्जा मानते हैं। कोर्ट भी एक न्याय का मंदिर है, और आज नहीं तो कल हमको न्याय मिलेगा, मगर आज की जो परिस्थिति को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसमें भी जो है डर लगता है, और ये लगता है कि ये आज जो इस तरह का जो वातावरण है कोर्ट में चल रहा है, क्या हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय को नहीं दिख रहा है? ये वीडियो कहीं ना कहीं उन तक भी पहुंचती होगी। इन 13 करोड़ लोगों की पीड़ा को सुने माननीय महोदय, मैं हाथ जोड़ करके मैं उनसे निवेदन करता हूं कि देखिए, ये परिवार है, 13 करोड़ लोग हैं, इनकी पीड़ा है, सरकार क्या कर रही है उस पर भी आपको देखना है।
जनता त्रस्त हो रही है उसको भी देखना है। ऐसा नहीं है सहारा के पास पैसा ना हो, तो इसमें ऐसा कौन सा रोड़ा आ रहा है जो जनता का पैसा नहीं मिल पा रहा। तो इस पे माननीय मैं न्यायालय से भी अपील करूंगा कि वो न्याय मिले। दूसरी चीज मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि आपको आगे आना होगा, संगठन का साथ देना होगा। अगर कंपनी कहती है हम पेमेंट देना चाहते हैं, हम इस तरीके से देना चाहते हैं, तो हम उसका भी सहयोग करने के लिए तैयार है, हमारा संगठन करने के लिए तैयार है। मगर आप लोग नहीं आ रहे तो हम लोग कहाँ जाए। पर मैं आखिर जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आप जो है आप आइए, संगठन का साथ दीजिए। जब भी जहां मौका मिले आप अपने जो है भूमिका निभाएंगे तो ही पैसा मिल पाएगा, और नहीं तो पैसे को भूलना पड़ेगा। क्योंकि पैसा लेना इतना आसान नहीं है। आज जो है देश में भ्रष्टाचारी इतनी है कि हमारा ही पैसा और हम ऐसे मांग रहे हैं जैसे हम कोई कर्ज मांग रहे हैं। ऐसे तो कर्ज वाला भी नहीं मांगता जिस तरीके से हमें पैसा मांगना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि भैया देश के तमाम 13 करोड़ लोगों की पीड़ा है और सबको एकजुट होकर के एक छत के नीचे आना चाहिए। और मैं दूसरी अपील उन लोगों से करना चाहता हूं जो संगठन को विरोधी मान के बैठे हैं, चाहे वो सारा प्रबंधन हो या पॉलिटिकल के लोग हों या अन्य संगठन के। देखिए हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना हमारे संगठन की है। तो हमको दोषारोपण करने की जगह आप जो है एकजुट होकर के पैसे का रास्ता निकालिए कि लोगों को पैसा कैसे मिल जाए। आपने कहा कि संगठन विरोधी है, सारी पब्लिक संगठन के जब विरोध में हो जाए। भैया हमने क्या दोष किया है? हमने 10,000 लोग जो मरे उसके बाद ना मरे उनको रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा तो हम नहीं कर सकते। पैसा तो सरकार या कोर्ट के माध्यम से मिलेगा या सरकार कोई पहल कर दे तो मिलेगा। हम चाहे आपकी जेब से निकाल लें, ये हमारी ताकत नहीं है। हाँ, जनता चाहे तो आपकी जेब से निकाल सकते हैं। एक बार रोड पे सारे लोग आ जाए तो पैसा 1 महीने में मिल जाएगा। ये भी चैलेंज है, मगर लोग नहीं आना चाहते। तो अब मैं कहता हूं भैया घर मकानों से बाहर आओगे तो पैसा मिलेगा। इसलिए आप जो है आप आइए, आपका स्वागत है। और अपने पैसे के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट की चौखट पर जाकर के या रोड के आंदोलन पे आकर के। आपको रोड पे सोना पड़ेगा, महीनों गुजारने पड़ेंगे, मगर एक बार आप जो आ जाएंगे तो देश की सरकार को भी एहसास हो जाएगा और पैसा भी आपकी जेब में आ जाएगा। नहीं तो ये 10, 20, 50 हजार में उलझे रहोगे और पैसा नहीं मिलेगा और हम भी नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहोगे। चलिए, तो ये थे विष्णु ओझा जी, ये थे विष्णु झा जी जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे। और इनके दर्द को आपने सुना और आपने ये भी देखा इनके माध्यम से कि पैसा चाहे जितना भी हो, अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो वो आपके खाते में है, वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा। आज देख लीजिए 100 करोड़ रुपया जमा करवा चुके हैं और 1 करोड़ तो अपना जमा करवा चुके हैं। और जो आज इन्होंने हालात अपनी बयां की वो दर्द आप देखकर महसूस कर रहे होंगे कि क्या दर्द है। तो आगे जो भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन की, इनके यही अपील है कि जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी उम्मीद बाकी है और सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का मंदिर है वहां पे भी उम्मीदें हैं और अभी भी पॉजिटिव हैं। ये इतना दर्द के बावजूद भी ये पॉजिटिव हैं और इनका यही दर्द मैसेज देता है कि आप भी पॉजिटिव रहिए और इस लड़ाई को मिलकर लड़िए, तब सरकार तक शायद कुछ असर पड़े और शायद पैसा वापस मिल पाए। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण।